एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती हैं? तो ये हिरण की होती हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था यह हेनरी शीले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला है तांबा। तांबा का शत्रु तत्व है, यानी कॉपर का जो शत्रु है वो कौन है? तो कॉपर का जो है गंधक, गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? तो उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन यानी कि फैलाव सबसे कम होता है, तो यह ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। और अन्य कलर जो होते हैं इनका प्रकीर्णन अधिक, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए ये रास्ते में ही फैल जाते हैं, जो हमारे यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसी समय उगते एवं डूबते समय सूर्य का जो लाल लाल प्रकाश किरण होती है यही हमारे यहाँ तक पहुँचती है, इसीलिए इस समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकरल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं इनसे जो प्राप्त होता है मोम जैसा जो पदार्थ प्राप्त होता है वह क्या है? पैराफिन मोम। अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो खट्टा होता है ये किस कारण होता है? तो इसमें नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल होता है, यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का जो निर्माण है किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो ये किसके होता है? किण्वन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो 1 यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो वह न्यूनतम लंबाई का दर्पण क्या होगा? तो 0.75। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जिसका पूर्ण प्रतिबिंब आपको दर्पण में देखना है तो उस व्यक्ति या वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है, यानी पौधे के जो बीज होते हैं इसी से कॉफी बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो जैसे हमें पता है सबसे अधिक प्रोटीन सर्वाधिक जो है सोयाबीन में पाया जाता है। जो दाल होती हैं, सोयाबीन भी एक दाल है, दाल जो होती हैं दालें सभी प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन दालों में पाया जाता है। ये जो दाल होती हैं ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, और सोयाबीन में प्रोटीन के साथ साथ वसा भी पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान का जो खैरा रोग है ये किसके कारण होता है? ये विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार यह कथन किसने दिया? लैमार्क ने दिया। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का जो आविष्कार ये किसने किया? तो ये ग्राहम बेल ने किया। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो यह गैसों का दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम शुद्ध तत्व है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है पैलेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूरी निम्न में से किसकी इकाई, यानी क्यूरी जो है ये किसकी इकाई होती है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। यानी तारे ये सभी एक सूर्य होते हैं, यानी कि हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। तो जो तारे या सूर्य, इसमें जो ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो यह अमोनिया गैस जो है वायु से हल्की होती है। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? पौधे तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो इसरो में जो एस है इसका अर्थ है स्पेस। स्पेस इसका अर्थ है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो रसोई गैस जो है वो किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। एलपीजी, जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है कि रक्त नहीं जमता। यानी कि जैसे कि यह जो हीमोफीलिया जो रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इस रोग में व्यक्ति का एक बार खून निकलना प्रारंभ हो जाए, जैसे यहीं से कट लग जाए और खून निकलना प्रारंभ हो जाए, तो ये खून उसका बंद नहीं होता है। जैसे कि हम मनुष्यों में क्या है कि कहीं चोट लगने पर खून निकलता है और थोड़ी देर बाद वह खून आपने देखा होगा कि वो जम जाता है। तो ये हीमोफीलिया में क्या होता है, वही जो जमना होता है, जैसे रक्त का थक्का, इंग्लिश में ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ये नहीं बनता है। ये एक आनुवांशिक रोग है, यानी कि ये एक जन्मजात रोग है, ये जन्म से ही बच्चों में आता है और इस आनुवांशिक रोग है, इस कारण इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है। और इस हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहा जाता है, क्योंकि हीमोफीलिया का जो सबसे पहला केस ये है जो ब्रिटेन की जो महारानी है उनमें पाया गया था। तो ये ब्रिटेन में जो शाही परिवार है आज भी उसमें यह हीमोफीलिया रोग है, यानी कि आने वाली संतानों में यह उसके गुण बच्चों में भी पहुंच जाते हैं, इसीलिए ये आज भी है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग या इसे शाही रोग भी कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80 के बीच में होता है। अगला, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? ऊष्मा की सबसे कम ऊष्मारोधी धातु है एल्यूमिनियम। वाट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो वाट को हम कैसे और लिख सकते हैं? तो वाट को लिख सकते हैं हम जूल प्रति सेकंड। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? तो जो एल्कोहल उद्योग इसमें किसका वो प्रयोग होता है? तो ये ईस्ट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए इस ईथर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी मच्छर इसका वाहक होता है। मलेरिया का जो वाहक होता है ये मच्छर के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाया जा सकता है, यानी और मलेरिया इस मच्छर को किसी भी व्यक्ति को इसके द्वारा संक्रमित भी कर सकता है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट CAT स्कैन यानी सिटी स्कैन का क्या अर्थ है? तो यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफ। अगला, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषणी प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने में होता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसे नियंत्रित करने में होता है? यहाँ ये गलत हो गया। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग धारा को नियंत्रित करने में होता है, यानी कि जैसे आपने देखा जो ट्रांसफार्मर, जिसको हम अपनी आम भाषा में डीपी शब्द जो यूज़ करते हैं, ये ट्रांसफार्मर ही होते हैं। ये क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके जो हमारे घरों में जो लाइट सप्लाई की जाती है यही है। तो ट्रांसफार्मर धारा को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने से हमें थकावट महसूस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्री कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से ये बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ बने होते हैं? डेंटाइन, यानी कि दांतों में जो मुख्य तत्व जो पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैर के जो चप्पल होती है, चप्पल के समान की आकृति किसकी होती है? जो पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुआ जो होता है इसकी कितनी आंखें होती हैं? तो इसकी एक भी आंख नहीं होती। केंचुआ आपने देखा अर्थवॉर्म इंग्लिश में कहते हैं। जो बारिश के मौसम में जो निकलते हैं, आपने देखे वो कीड़े जैसे होते हैं जो रेंग के चलते हैं, वो केंचुए होते हैं। और जो आपने नदी वगैरह में देखा होगा जिसके जो 4 पैर होते हैं, वो कछुआ होता है। तो ये केंचुआ कौन सा होता है? जो मिट्टी में पाया जाता है। इनकी कोई आंखें नहीं होती। और जो केंचुए होते हैं इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर क्या है कि जमीन को खोखला कर देते हैं। तो जिससे कि जो जमीन को खोखला करते हैं, तो जिससे जो पदार्थ वगैरह जो पेड़ पौधे जो लगाते हैं, तो उन तक ऑक्सीजन आसानी से नीचे जमीन तक पहुंच पाती है। इसीलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। और इनमें एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन किस पदार्थ में नहीं पाया जाता? तो चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और चावल में लगभग 93% जल उपस्थित होता है और 7% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो जो मानव मस्तिष्क होता है ये कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। और मानव मस्तिष्क यानी इसमें पुरुष का मस्तिष्क होता है ये 1350 ग्राम का, और लगभग जो महिलाओं का जो मस्तिष्क होता है लगभग 50 ग्राम। पुरुषों के मस्तिष्क से महिला के मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 50 ग्राम कम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली, तो रक्त में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो इसीलिए जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इनके शरीर में ये इस आयरन की कमी को दूर करने के लिए इनको आयरन की टैबलेट दी जाती है। किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण क्या है? तो जो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन की प्रक्रिया का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो मानव शरीर में नए ऊतक बनने के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है, पनीर में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी आपने देखा हो जो भी जितना अधिक जो कठिन वर्कआउट करने वाले, जैसे जिम वगैरह की बात की जाए, तो इन लोगों को पनीर खाने की सलाह दी है। जैसे जो भी मांस अंडे अगर नहीं खाते हो तो उन्हें पनीर खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पनीर में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन पनीर शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि जो आज की डेट में आपने देखो डेयरी वगैरह पे जो सेपरेट दूध का बनाया जाता है वो नहीं, अच्छा पनीर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? तो यह है ड्रैको। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें अभी बताया था, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ही दालें जो है प्रोटीन का सर्वोच्च मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण, डाई एसिटिल तत्व के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हीरा जो है, हीरे की जो आकृति होती है ये चतुष्फलकीय होती है, इसलिए इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में तो मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। तो जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं यहाँ से मीथेन गैस निकलती है, कचड़े वगैरह से, इससे हम मीथेन गैस प्राप्त करके, यानी आज के डेट में हम इसको एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हम इससे बना सकते हैं। और मीथेन अगर आप जैसे कि जो भी हमारे धान वगैरह खेत होते हैं, आपने देखो धान में पानी भरा रहता है धान के खेतों में, तो वहाँ भी मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर, यानी कि देखिए दूध की बात की जाए, दूध से संबंधित कोई भी पदार्थ हो तो उसमें जैसे दूध में कौन सा एसिड है तो लैक्टिक एसिड नापने वाला लैक्टोमीटर। तो दूध से जो भी संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे आप लैक्टिक वर्ड उसमें जोड़ के जो भी ऑप्शन होगा उसे आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो यह है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है।
किस प्रकार के ऊतक के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो जो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य, एपिथीलियम ऊतक जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, इसलिए शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये डेवी नामक वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्र ध्वनि बाघ उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। तो ध्वनि तरंगें अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती हैं, इसीलिए जैसे जैसे जितनी दूरी बढ़ती जाती है तो उसकी ऊर्जा क्या है कि धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जितनी अधिक दूरी होती जाती है ध्वनि की तीव्रता भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें ऊर्जा कम हो जाती है इसलिए। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में ये कहा जाता है कि आज ग्रहण है तो बाहर मत निकलना, ऊपर की तरफ मत देखना। ये तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें यह समस्या है कि सूर्य ग्रहण के समय ये किरीट भाग दिखाई देता है। ये जो इसका जो किरीट यानी कि हिंदी में इसको कोरोना भाग भी कहा जाता है। इस किरीट भाग से अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, और यही पराबैंगनी किरणें यदि हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आंखों पे पड़ जाएं तो हम आंखों से अंधे हो सकते हैं। यही वजह होती है कि ये कहा जाता है कि ग्रहण को आपको देखना है तो आंखों में चश्मा वगैरह लगा के, यानी खुली आंखों से हमें ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वजह क्या है, किरीट जो भाग होता है इससे पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं, और 7 रंग सूर्य का जो प्रकाश होते हैं 7 रंगों का प्रकाश है, इसलिए इसको श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? जो सिरका होता है इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये एसीटम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जो जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ये इसका जो सही आंसर है यह है कवकों द्वारा। कवक के द्वारा लाल सड़न गलन रोग होता है। अगला प्रश्न है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका ये मैग्नीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो चिकोरी चूर्ण कॉफी पाउडर के साथ मिलाता है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला होता है, और आंखों की रोशनी के लिए विटामिन सी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि आंखों की रोशनी यदि आपको लग रहा है कम है तो आप उसके लिए आंवले का सेवन कर सकते हैं, यानी और विटामिन सी का भरपूर मात्रा आंवला होता है। यदि और भी कई तत्व हैं जिनमें विटामिन सी है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों की रोशनी के लिए। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है सेस्टेरिन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से बुढ़ापा बढ़ता है? तो ये है ग्रंथि आपकी थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा बढ़ता है, यानी जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और यही लक्षण होता है हमारा बुढ़ापा आने का। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ये क्या है? हेलोजन एक ब्रोमीन है। हेलोजन में क्या है कि ये जो ब्रोमीन ये गैस हेलोजन एक ग्रुप है जिसमें ये ब्रोमीन गैस आती है जो कांच पर प्रहार करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास ये रासायनिक दृष्टि में क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है। तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास एक सोडियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? जो कुपोषण होता है तो ये किस चीज़ की कमी से होता है? तो कुपोषण जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। देखा आपने बच्चों को देखा होगा इस समय जो कुपोषण का शिकार है, ये कुपोषित अभियान भी चल रहा है। जैसे कुपोषित अभियान से बच्चों को बचाने के लिए एक अभियान चल रहा है। तो इसमें क्या है, कुपोषण क्या होता है? बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए। आपने देखा होगा जो कई गरीब बच्चे जो होते हैं, जैसे आपने वो बहुत सूखे दुबले पतले होते हैं तो उनमें प्रोटीन की कमी होती है, ये क्या है? कुपोषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था, जो एक भारतीय वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और एस चंद्रशेखर को जो है नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 जो है कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना, जो प्रोटॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन से कितने गुना होता है, तो ये 1836 गुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित कर सकता है, तो एक दिन में मनुष्य लगभग 1 से 1.5 लीटर एवरेज औसत मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, सर न्यूटन ने किया। अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक है डेसिबल। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो ये केंद्रक को कोशिका का साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिटेनस रोग के किस भाग को, टिटेनस रोग, जो टिटेनस रोग होता है ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटेनस जो होता है ये तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारी जो WBC है इसको प्रभावित करता है, और एक बार इनको प्रभावित करने के बाद उस मनुष्य को कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए यही है टिटेनस रोग, जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये उसी को कमज़ोर कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस जो टिटेनस रोग इसका दूसरा नाम जॉ लॉक यानी कि जबड़ा बंद हो जाना, यानी कि इसमें मनुष्य की बत्ती यानी जबड़े बंद हो जाते जो खुलते नहीं हैं, यही है टिटेनस रोग। और ये अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस नाम क्या, यहाँ पे आंसर लग गया, ये प्रश्न है। स्वाइन फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम है H1N1। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है, तो जो बर्ड फ्लू वायरस है इसका नाम क्या है, H5N1। तो स्वाइन फ्लू H1N1 है और बर्ड फ्लू H5N1 है। अगला प्रश्न देखते हैं, NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, जो NTP होता है इस पर एक मोल का आयतन जो होता है ये 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो टमाटर का सॉस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, जो गोबर पर कवक होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो गोबर पर उगने वाले कवकों को कोप्रोफिलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं इनमें कौन सा रसायन होता है, तो एलिथ्रिन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है, जो ब्राइट्स रोग होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये किडनी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो जो पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र ये कौन सा है, तो इस यंत्र का नाम है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ जो है ये पौधों में वृद्धि को मापने वाला यंत्र है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जो किया था ये J.C. बॉस ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया, तो जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो ये समझाया था लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, तो जो कार्य का सीजीएस मात्रक है ये अर्ग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है, तो रक्त के जमने में कौन सा आयन मुख्य होता है, तो ये कैल्शियम आयन की मुख्य भूमिका होती है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है, यानी ब्लड प्रेशर को किससे द्वारा हम नापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा हम ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब मापा गया, तो जो सबसे पहले ब्लड प्रेशर है यानी किसका नापा गया था, तो ये घोड़े का नापा गया था। अगला प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो जो पित्त का निर्माण होता है ये यकृत में होता है। देखिए कई बार यहाँ पर प्रश्न में बहुत गलतियाँ हो जाती है, जैसे पित्तरस का निर्माण तो हम पित्ताशय लगा देते हैं, होता क्या है एक्चुअली में यहाँ पे जो यकृत होता है इससे तो पित्तरस का निर्माण होता है, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और इसके बाद पित्तरस जहाँ एकत्रित होता है उसे पित्ताशय कहा जाता है। होता क्या है, जल्दबाजी में हम कई बार पित्तरस पित्ताशय लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो जो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, और पित्तरस जहाँ एकत्रित होता है उसे पित्ताशय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला, तो यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला, यह मैडम क्यूरी हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।